हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बंसल एकेडमी। आज के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था ये 2020 का मास्टर कैडर का पेपर। आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं ईयर 2016 का मास्टर कैडर का पेपर, केमिस्ट्री सॉल्यूशन ऑब्वियसली। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ कोलॉइड इट, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपको, ए कोएगुलेट, बी दिया हुआ स्टेबलाइजेस, सी गेट्स डाइल्यूटेड, डी डज नॉट चेंज, कोई भी चेंज नहीं आता है। अब आपको पता है कि जो कोलॉइड्स होते हैं, देखिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कोलॉइड्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, कोई ना कोई चार्ज होता है। जैसे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो आपका डिपेंड करेगा कि किस तरीके का आपका कोलॉइड वहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे आपके सॉल्ट होते हैं एक तरीके से, जो कि सॉलिड फॉर्म में कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जब उनको किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है तो कैटायन और एनायन दो पार्ट जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये कैटायन और एनायन की फॉर्म में जो है वो टूट जाते हैं। जैसे जो है आपकी उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो सॉल्ट चले जाता, अगर आप बॉडी में लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो उससे क्या होता है, आपका बॉडी में सॉल्ट चला जाता है। उससे क्या होता है, आपके ब्लड में, जैसे बोला भी जाता है कि जैसे ही जो है नॉशियस फील होता है इंसान को, तो उनको इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं ना। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का ब्लड में सॉल्वेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो चलिए, इसमें कैटायन एंड अनायन दो चीज़ें होती हैं। अब कैटायन, अगर मान लीजिए आपके कोलॉइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, एंड कैटायन उससे जाके जुड़ जाएगा कोलॉइड से, और जुड़ेगा तो फिर क्या होगा, को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब जुड़ जाते हैं तो आपका क्या बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं। तो यानी कि प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन मतलब कोएगुलेशन होगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, कोएगुलेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। देखिए ये आपको बोल रहे हैं कि एक आपका चारकोल है, जैसे मान लीजिए चारकोल का सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर बोल रहे हैं कि ऑक्सैलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ऑक्सैलिक एसिड आके यहाँ पे जुड़ रहा है। ऑक्सैलिक एसिड का तो आपको पता ही होगा, COOH ट्वाइस, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो ऑक्सैलिक एसिड बोल रहे हैं कि इस पे आके एड्जॉर्ब होगा। देखिए ये क्या है, जो चीज़ आके एड्जॉर्ब होती है वो होती है एड्जॉर्बेट, उसको क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेट बोलते हैं। और जिस सरफेस पे आके एड्जॉर्ब हो रही है उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। ओके बच्चों, तो ये आपका चारकोल है, ये आपका जो है वो ऑक्सैलिक एसिड, जो एड्जॉर्बेट है वो ऑक्सैलिक एसिड है, और चारकोल जो है वो आपका एड्जॉर्बेंट है। ऐसे में क्या होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि चारकोल क्या कहलाएगा, तो वो बता दीजिए, बता दिए। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 3 मेटेलिक कैटायंस XYZ आर। देखिए मैंने ना पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से था, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। उसमें ना आपको बताया था मैंने कि देखिए, पेन चूज कर लेते हैं एक बार। उसमें मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा नेगेटिव आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किसी भी, फॉर दैट मैटर रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, और मैं ये बात बच्चों ध्यान रखनी है, किसकी बात कर रही हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो भी पोटेंशियल है वो तब मेजर किया गया जब वो मेटल रिड्यूस हो रही है। तो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी मेटल का जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ओके, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो
देखिए इन्होंने क्या पूछा है, द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, आपको रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करना है, इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग भी क्या होता है कि उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू, या कह लीजिए जितनी ज़्यादा छोटी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी, उतना ही ज़्यादा आपका जो है उस मेटल का रिड्यूसिंग पावर होगा, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो जितना कम वैल्यू उतना ही, ठीक है। अब आपको पता है नेगेटिव में वर्ड में इसीलिए लगा रही थी बार बार में कि जितने भी आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोस्टली नेगेटिव वैल्यू में ही होता है, ठीक है। बट द करेक्ट वे टू से इट इज़ कि आपका जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जितना कम वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर होगा। तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। सबसे कम वैल्यू है -2.303, ये है आपके वाई की, यानी कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तो वाई होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन से वाला है, ऐसा ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। उसके बाद आपकी छोटी वैल्यू कौन सी है, -1.16, ये किसके लिए है, z के लिए। उसके बाद वैल्यू है आपकी 0.52, ये किसके लिए है, x के लिए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में क्या हो गया, आपका सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका हो गया, y का, फिर z का, सबसे कम x का, ओके। तो इस तरीके से आपके जो ऑप्शन नंबर ए है वो आंसर आ गया। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट शो वाइब्रेशनल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम वो मॉलिक्यूल्स, लेट मी सेलेक्ट द पेन, इंफ्रारेड फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, वंस गिव मी अ सेकेंड ना। वाइब्रेशनल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो होता है, वाइब्रेशनल इंफ्रारेड जो रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि जो स्पेक्ट्रोमीट्री होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वो चाहती है कि वहाँ पर डायनेमिक डायपोल मोमेंट हो। डायनेमिक क्या होती है, चलती फिरती, चेंजिंग, जो चेंज होती रहे, ठीक है, उसकी वैल्यू या डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहे किसी भी वजह से, ठीक है। उसी की वजह से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। नाउ इसमें क्या है, देखिए ये आपको ये कहता है, इसके लिए एक तो ये चीज़ याद ही कर लीजिए कि जितने भी डाई एटॉमिक या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे, स्पेशली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कैसे, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये जो होंगे ये सब हमेशा ही जो है इनमें कभी भी डायपोल मोमेंट तो होगी नहीं ओब्वियसली, जैसे O2 है, इसमें डायपोल मोमेंट थोड़ी ना होगी। इंस्टंटेनियस डायपोल मोमेंट कभी आपको हाँ पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग में, बट वो बहुत ही रेयरली कभी जो है मॉलिक्यूल के अंदर आती है, और उसकी वजह से स्पेक्ट्रोस्कोपी तो स्टडी की नहीं जा सकती, ओके बच्चों। इसके बाद देखिए, तो ऐसे में जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा, ओके। इसमें देखिए डायपोल मोमेंट होती है, इसमें भी डायनेमिक डायपोल मोमेंट होती है, और इसमें भी डायनेमिक डायपोल मोमेंट चेंजिंग वाले होती है, ओके। तो इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। तो इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कभी भी वाइब्रेशनल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो इसके एक शॉर्ट सी ट्रिक आप लगा लीजिए कि ये वाली, कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन हो फिर से कुछ सिमिलर सा पूछता है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आपको पता ही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कौन सी गैस की वजह से होती है, CO2 गैस की वजह से होती है, तो इसका आंसर सीधा सीधा बी है। चलिए नेक्स्ट, सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय, आपको पता है सॉइल इरोजन क्या होता है, भूमि का कटाव, हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना। तो भूमि का कटाव यानी कि आपकी सॉइल जो है वो क्या होती है, उसमें कटाव होता रहता है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज होती रहती है उसकी कुछ कुछ रीजन्स की वजह से। उसके रीज़न क्या है, एक तो ड्यू टू कॉज्ड बाय फर्स्ट वाटर जो है आपको
बचपन का थोड़ा सा इसमें चला जाता है कॉन्सेप्ट, है ना। छोटे होते में ही हमें ये सिखा देते हैं इतनी केमिस्ट्री कि जो पानी है वो बहुत तेज़ी से अगर आएगा तो ज़मीन के ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, जो भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो उन सबको अपने साथ बहा के ले जाएगा। जब अपने साथ बहा के ले जाएगा तो वो ज़मीन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बंजर हो जाएगी, है ना, बैरन लैंड हो जाएगा वो। बी है इसका ऑप्शन डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन देखिए, ऐसा बोला जाता है कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी जो सॉइल होती है उनके पार्टिकल्स को ऐसे पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो प्रेजेंट न्यूट्रिशन होता है वो भी क्या होता है, इनकी जड़ों की वजह से, इनकी ग्रिप की वजह से जो जहाँ पर है न्यूट्रिशन वो वहीं रहता है, ठीक है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन क्या होगा, मतलब पेड़ों को काट दिया, पेड़ों को काट दिया तो उनको ज़मीन को के जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, उनको पकड़ के रखने वाला कोई बचा नहीं, ठीक है, इससे भी सॉइल इरोजन होगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इंटेंसिव फार्मिंग। बहुत ही इंटेंसिव फार्मिंग हुआ, फटाफट फटाफट बार 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 फार्मिंग हुई जा रही है, बीच में आपकी सॉइल को कह लीजिए कि आराम करने के लिए कोई टाइम ही नहीं दिया गया। ऐसे में तो सॉइल इरोजन ही होगा ना। जैसे अगर आपको पढ़ने के लिए पूरा टाइम पढ़ाई 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 करें तो इसका एक टाइम के बाद आपका दिमाग क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। बीच बीच में कुछ और करना भी ज़रूरी है, जैसे बीच में उठ के जो है आपने कुछ मूवी देख लिया, गाना सुन लिया, या कोई स्पोर्ट ज्वाइन कर लिया, या आपने जो है वो रनिंग कर ली, कुछ भी समथिंग लाइक दैट, कुछ भी होगा तो आपका दिमाग, ब्रेन का क्या होगा, कुछ कुछ जो है नए नए एक्सपीरियंस, मिक्स्ड एक्सपीरियंस मिलेंगे, उससे आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। सेम इज़ विद सॉइल। ओके, तो इसमें हमें लग रहा है कि ऑल ऑफ दी अबव ही आएगा, पता ही चल गया है वो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिवेशन ऑफ अ न्यूक्लियस इज बेस्ट डन यूजिंग। देखिए इसका आंसर मैं आपको ऐसे बताती हूँ। कोई भी एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियस कराना है, इस न्यूक्लियस को एक्टिव करना है, ठीक है, इसकी एनर्जी को घटाना बढ़ाना चेंज करना है, ठीक है। तो इससे आगे किसी पार्टिकल को इससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम पार्टिकल विद नो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, विद नो, देखिए प्रोटॉन उसके अंदर होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें कुछ प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनके 2 प्रोटॉन ही प्रेजेंट होते हैं। आप देखिए ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये जाके इससे इंटरेक्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। न्यूक्लियस के ऊपर इतना ज़्यादा चार्ज होता है पॉजिटिव, है ना। ये इससे जाके रदरफोर्ड ने भी तभी तो बताया था ना कि अल्फा पार्टिकल या तो जो है सीधे गुजर गए थे, या इसके पास से गए तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए अपने पास से, और या फिर सीधा टकरा के वापस आ गए। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। वो न्यूक्लियस जिसके ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे अगर आप गोल्ड का ले लें तो सोचिए उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जिसकी वजह से उसमें उतने ही प्रोटॉन भी हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कितना ज़्यादा है, तो इससे जाके इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। आगे चलिए, बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स इज एन इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको पॉजिट्रॉन भी बुलाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी क्या है, मतलब कोई भी लगा लीजिए कि आपका पॉजिट्रॉन है वो, है ना, तो बहुत ही हल्का पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है विद पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है विद पॉजिटिव चार्ज, ऐसे लगा लीजिए कि नेगेटिव चार्ज नहीं है उसके ऊपर, जिसको हम पॉजिट्रॉन बुलाते हैं। एक तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पहली बात, तो ऊपर से इसका मास बिल्कुल ही कम होता है ना। इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 10,000 टाइम्स जो है आपका हल्का है, किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो आप लगा सकते हैं कितना हल्का पार्टिकल है, वो जाके इतने भारी भरकम न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कैसे करेगा। ऐसे ही गामा रेज जो होती है वो फोटोन्स की बनी होती है, आपको पता ही, गामा रेज किसकी बनी होती है, फोटोन्स की बनी होती है। तो फोटोन्स में भी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो जाके इनसे इंटरेक्ट कर सके। फिर बच गया सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन भी। न्यूट्रॉन का आपको पता है कि न्यूट्रॉन में जो है कोई चार्ज तो होता नहीं, और साथ ही उसका जो वेट है वो भी कंसिडरेबल होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर बियर लैम्बर्ट लॉ इन एनालिटिकल केमिस्ट्री द बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन टू बी यूज्ड इज, सबसे बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन कौन सी होगी। देखिए बच्चों, आपको पता है
कि बियर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका एड्जॉर्प्शन होता है वो एप्सिलॉन नॉट सी एल पर डिपेंड करता है। सी इज कॉन्सेंट्रेशन, एल इज लेंथ ऑफ क्यूवेट। क्यूवेट के अंदर एक ऐसे क्यूवेट टाइप का होता है, एक ऐसे डब्बा टाइप सा, बहुत ही छोटी सी होती है ये आपका कंटेनर, इसके अंदर सॉल्यूशन को रखा जाता है। तो इसकी जो ये लेंथ है इस पर डिपेंड करता है, और कंसंट्रेशन जो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन की क्या रखी है उस पर डिपेंड करता है। रही बात एप्सिलॉन की, तो ये आपका मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट होता है, आपको पता ही है। और ये जो है वो हायर कंसंट्रेशन पर जो है वो डिफ्लेक्ट, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो ठीक से हमें मेजर करने को नहीं आती है, ठीक है। तो लोअर कंसंट्रेशन पर ही एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक्यूरेट हमें कैलकुलेशंस जो है वो देता है। अगर लोअर कंसंट्रेशन पे एक्यूरेट जो वैल्यूज़ है वो देता है, एक्यूरेट डेटा हमें प्रोवाइड करता है, इसका मतलब हमें लोअर कंसंट्रेशन पे ही काम करना पड़ेगा। तो इनमें से सबसे लोअर कंसंट्रेशन कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ऑक्सीजन O2 इज मोर स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टू, ये देखिए इसमें क्या है, देखिए आपको ऑप्शन दिया, इसमें आंसर मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, सीधे सीधे मायोग्लोबिन ही आएगा। ये आपका बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मायोग्लोबिन जो होता है उसमें आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो बेसिकली मायोग्लोबिन की ही जो यूनिट्स हैं वो ऑलमोस्ट चार यूनिट जो है मिलके हीमोग्लोबिन बनाती हैं। भीड़ भाड़ होने की वजह से O2 जो है इतना ठीक से स्ट्रॉन्गली बॉन्ड नहीं हो पाता है, इसलिए मायोग्लोबिन ही इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। CFSE एनर्जी निकालनी है, इसमें आपको एक बहुत ही इजी मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। CFSE निकालनी है, ये लीजिए, शुरू करते हैं। अब क्योंकि इन्होंने K4 FeCN6 दिया हुआ है, यानी कि K4 को अगर मैं हटा दूं तो FeCN6 -4 है ना। अब इसकी ऑक्सीडेशन -4 आएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, और कितने लगे हुए हैं? 4, ये पॉजिटिव 4, तो ये भी नेगेटिव होगा ना, और कितना होगा? वो भी 4 ही होगा, ठीक बात है। चलिए Fe, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, Fe की X मान लेते हैं, माइनस में Cn जो है होता है आपका लिगेंड, कितना जो है आपको चार्ज कंट्रीब्यूट करता है? -1 करता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? -4 जो टोटल चार्ज है। ऐसे में x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 + 6, यानी कि आपकी आ जाएगी +2। तो आयरन जो है वो आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। आयरन अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, 26 देखिए यहाँ से ठीक से शुरू करते हैं ना, ठीक से लिखते हैं। Fe2 पॉजिटिव, आपको पता है आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो आर्गन के अंदर आ जाते हैं, बचे बाकी आपके 8 इलेक्ट्रॉन, तो 3d6 4s2 ऐसे लिखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी Ar3d6, ठीक है। अब आपको पता है, हमने कल भी ये बात पिछले लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था बच्चों, जो 2020 का सॉल्यूशन है उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ है ये बात, कि जैसे ही किसी मेटल एटम को कोई लिगेंड अप्रोच करता है, वैसे ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है, वैसे ही इसकी जो d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाती है। तो वो कितना स्प्लिट होती हैं, कैसे स्प्लिट होती है, वो डिपेंड करता है कि आपके लिगेंड कितने आ रहे हैं और किस नेचर के आ रहे हैं। ये Li नहीं है बच्चों, लिथियम मत समझ लेना, इसको लिगेंड है, ठीक है। तो इस बात पे डिपेंड करता है। अब देखिए ऑक्टाहेड, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है आयरन का, यानी कि ऑक्टाहेड्रल आपका शेप बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हमेशा नीचे जो है आपका T2G आता है, ऊपर आपका Eg आता है। T2G में 3 डब्बा रहता है, Eg में आपका 2 डब्बा रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मज़ेदार बात समझने वाले बच्चों ये है कि आपका Cn नेगेटिव जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो जैसे मान लीजिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से क्या होता है कि स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, यानी कि Eg और T2G में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है,
1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ जा नहीं पाता, इतनी एनर्जी 4th इलेक्ट्रॉन में नहीं बचती है, तो वो भी यहीं पे भरा जाता है। 4th इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा डब्बा ना हम ऐसा करते हैं, रुकिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा डब्बा बड़ा बना लेते हैं। डब्बा थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। चाहिए, ये लीजिए, ये आपके 3 डब्बे हो गए। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा इलेक्ट्रॉन हमने बोला Eg में जाना चाहिए, बट क्योंकि Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो मतलब T2G में और Eg में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसे में इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा कि कौन उठ के Eg तक जाएगा, छोड़ो, यहीं पे भरे जाते हैं, इतनी एनर्जी नहीं बची है। 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन, 6th इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है आपका एवरेज एनर्जी 0 रहती है, आपको पता ही है। ये T2G की एनर्जी कितनी घटती है, -4 DQ, ठीक है, या और बोलता है -0.4 डेल्टा नोट पर, क्योंकि आपके ऑप्शंस DQ में दिए हुए हैं तो हम DQ में ही बात करेंगे। यहाँ पर क्या होता है 6 DQ। ओके, अब देखिए आपके सारे इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ गए हैं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी जो CFSC एनर्जी आएगी, मैं सिर्फ एनर्जी लिख रही हूँ जस्ट टू सेव द टाइम। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है और -4 DQ उसकी एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो ये आ गया -24 DQ, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नेगेटिव में दिया नहीं हुआ है तो हम जो है पॉजिटिव वाले आंसर को क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है कि ये आपका ट्रायंगुलर क्लस्टर है, ये बना लेते हैं। ट्रायंगुलर क्लस्टर है मतलब 3 ये जो मेटल हैं वो लगी हुई है, RU बॉन्ड है, इसमें 2 RU बॉन्ड है। अब कौन से वाले किस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं वो 2 RU बॉन्ड है, मतलब ईच RU हैज़ 2 RU बॉन्ड्स, ठीक है, एंड ऑल्सो 4 CO लिगेंड्स आर बॉन्डेड टू ईच RU मेटल सेंटर, ठीक है। एक RU के 2 मेटल बॉन्ड बना दिए, सबके बन गए 4 CO, जोड़ दो, हर एक से जोड़ दिया। ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है इसको ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए क्या कह रहे हैं, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ईच RU मेटल सेंटर, आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। EAN रूल क्या कहता है कि जितना, पहले तो सेंट्रल मेटल को ले लो, हर एक का बताना तो एक वाले को ले लेते हैं, इस वाले एरिया को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो ये RU रहा, इसके पास 44 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 4 CO, हर एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है हमेशा, 4 CO है तो देखिए 4 गुना 2, ये कर दिया इलेक्ट्रॉन, ये तो है ही उसके पास, है ना, ये तो मेटल के पास अपने हैं ही, और 2 इसने मेटल बॉन्ड बना रखे हैं। एक मेटल बॉन्ड जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है ना, क्योंकि 44 ये वाले तो हमने गिन लिए ना उसके 44 में, तो इसने जो इसको कंट्रीब्यूट किया होगा वो कंसीडर करेंगे, और जो इस मेटल ने इसको कंट्रीब्यूट किया होगा, ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, 1 सेकेंड।